आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। एनवीएन के खास कार्यक्रम तारीख में आपका स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट मुजफ्फर गजाली। ये बुलडोजर के जरिए इंसाफ करने की जो कोशिश शुरू हुई थी, उस पर किस तरह से सीजीआई ने, सुप्रीम कोर्ट ने हथौड़ा मारा है। सबसे पहले मैं आपको अपने मेहमानों से मुतारिफ करा दूं, उनका इंट्रोडक्शन करा दूं। हमारे साथ में फिरोज खान गाजी साहब हैं, जो बहुत ही मशहूर एडवोकेट हैं और इन तमाम मामलात पर बहुत गहरी निगाह रखते हैं। हमारे साथ में प्रोफेसर प्रदीप माथुर साहब हैं, जो वरिष्ठ पत्रकार और प्रोफेसर हैं, आईएमसी में प्रोफेसर रह चुके हैं। हमारे साथ में जावेद अहमद साहब हैं, प्रयागराज से, जो खुद बुलडोजर की वजह से मुतासर हुए हैं। फिरोज गाजी साहब, आपसे मेरा ये सवाल है कि जब से बीजेपी सरकार 2014 से आई है, उसके बाद उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने फैसला करने का एक नया तरीका अपनाया, और वो था बुलडोजर के जरिए लोगों के घर गिरा देना। कानून में इसकी क्या गुंजाइश है? और अभी जो सुप्रीम कोर्ट के बार बार कहने के बावजूद बुलडोजर नहीं रुक रहा था, अब सुप्रीम कोर्ट ने महाराजगंज में जो घर गिराया गया, उसको 25 लाख रुपए मुआवजा देने का फैसला किया। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी, बहुत बहुत शुक्रिया गजाली साहब। मैं ये समझता हूँ कि थोड़ा सा कंफ्यूजन इसमें हो रहा है बुलडोजर जस्टिस वाले मसले में। एक तो बातें यह आ रही हैं कि अगर कहीं से ये इल्ज़ाम लग गया कि फला साहब ने फला जुलूस पे पत्थर मारा है, या फला जगह जो है उनका ये इल्लीगल एक्शन रहा है, इसलिए उनका घर गिरा दिया गया। सपोज करिए कि एक लड़का है जिसकी उम्र 20-22 साल है, उसके मुतालिक ये आ गया कि नहीं साहब, जो वहाँ पे मैपिंग की गई है उसमें उसकी तस्वीर आ रही है उस जुलूस में, तो इसलिए उसको ही मुल्जिम बना दिया जाता है। और फिर अगर वो अपीयर होता है या नहीं होता है, ये भी इंतजार नहीं किया जाता है, जाकर उसका घर गिरा दिया जाता है। ये चीज अलग है। ये जो जजमेंट जो कि 6 तारीख को आया है, जिसके मुतालिक हम बात कर रहे हैं, ये कंप्लीट अलग फैक्ट्स पे है। इस केस का फैक्ट यह है कि एक साहब जिनका नाम मनोज तेबरवाल आकाश था, इनका घर 2019 में गिराया गया। वो इसलिए गिराया गया कि यूपी में सिस्टम चल रहा था, सरकार का एक प्रोग्राम चल रहा था रोड को चौड़ा करने की। उस रोड को चौड़ा करने में इनका भी घर का कुछ पोर्शन आ रहा था, तो किसी अथॉरिटी ने कोई नोटिस नहीं दिया। इनके मुतालिक ये था कि इनका जो आगे का घर का पोर्शन है जो कि रोड पे आ रहा है, वो 6.3 सम स्क्वायर मीटर आ रहा है, इसलिए इनका घर गिरा दिया गया। इनको नोटिस नहीं दिया गया, बगैर नोटिस के वहां पर बुलडोजर गया और साथ में लाउड स्पीकर का अनाउंसमेंट गया। जिनका भी घर इन्होंने ये देखा कि रोड पर इंक्रोचमेंट है, उन सबका घर गिरा दिया इन्होंने। ये 2019 की बात। इन्होंने क्या काम किया, ये आकाश साहब ने, इन्होंने एक लेटर लिखा सुप्रीम कोर्ट को, और सीजेआई ने सुओ मोटो 2020 में इसको रजिस्टर कर लिया एज ए पिटीशन। उस पिटीशन पर जो जजमेंट आया है वो आया है 6/11/2024 को, जिसके मुतालिक सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि क्या ड्यू प्रोसेस फॉलो किया गया। जवाब आया नहीं। पूछा गया कि इनका इंक्रोचमेंट कितना था, तो जवाब आया कि इनका इंक्रोचमेंट सिर्फ कुछ स्क्वायर मीटर था। फिर जवाब यह आया कि क्या इनको किसी किस्म का नोटिस दिया गया, तो पता चला कोई नोटिस नहीं दिया गया। क्या फैमिली वालों को मौका दिया गया कि भाई वो अपना घर खाली करें, तो ये हुआ कि नहीं दिया गया। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस किस्म का बुलडोजर किसी के घर पे चला देना बगैर कोई नोटिस दिए हुए, बगैर डिमार्केशन किए हुए, ये लॉलेसनेस है, ये हाई हैंडेडनेस है, जिसको कि कानून जो है कभी इजाजत नहीं देगा। और इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इसको जो है
क्योंकि इनके साथ ज्यादती हुई है, इनके घर गिराने से पहले किसी किस्म की इंक्वायरी नहीं हुई है, इसलिए स्टेट को, अथॉरिटी को प्यूनिटिव पनिशमेंट दिया जा रहा है 25 लाख रुपए का। ये सिर्फ एक पिटिशनर के ताल्लुक से है कि वो चूंकि एक लेटर लिखे थे, उसको कोर्ट ने सुओ मोटो एज ए पिटिशन ये किया, ट्रीट किया, और उसके बाद 6 नवंबर 2024 को ये जजमेंट आया। अब इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ चीजें लिस्ट की है कि अगर कहीं भी रोड को चौड़ा करने का गवर्नमेंट का स्कीम चल रहा है तो गवर्नमेंट क्या क्या करना चाहिए। पहली बात तो ये कि गवर्नमेंट को ये असरटेन करना होगा कि किसका कितना हिस्सा घर का, दरवाजे का रोड में आ रहा है। दूसरी बात ये कि फिर ये सर्वे करा के ये बताया जाएगा कि ये पोर्शन, ये इंक्रोचमेंट का, इसको डिमोलिश किया जा सकता है, लेकिन उसको भी डिमोलिश करने के लिए आपको नोटिस देना होगा, सफिशिएंट टाइम देना होगा। और अगर ये जब ये पता चल जाए कि हाँ साहब इंक्रोचमेंट है, भले ही मतलब कि 2 मीटर या 4 मीटर या 10 स्क्वायर मीटर का इंक्रोचमेंट है, तो उसमें भी रीजनेबल नोटिस देना जरूरी है। उसके बाद ये क्या है कि जिसको नोटिस दिया गया उसको हक है कि वो ऑब्जेक्शन फाइल करे। और वो जब ऑब्जेक्शन फाइल कर रहा है तो उसके ऑब्जेक्शन को उसी तरह से सुना जाएगा जिस तरह से नेचुरल जस्टिस का रिक्वायरमेंट है, यानी उसको फेयर हियरिंग दी जाएगी, उसकी बात सुनी जाएगी, और जो उस पर ऑर्डर होगा वो स्पीकिंग ऑर्डर होगा, यानी उस ऑर्डर में रीजन होगा। उसके बाद कोर्ट ने ये कहा कि अगर उसका ऑब्जेक्शन रिजेक्ट हो जा रहा है तब भी जो है उसको नेसेसरी टाइम दिया जाएगा कि भाई आप अपना यहां से ये चीजें उठा लें, और अथॉरिटी को फिर उस पर स्पेकुलेट करना पड़ेगा कि इनका घर को किस तरह से, उस इंक्रोचमेंट को किस तरह से रिमूव किया जाए। अगर उसके बाद भी रिमूव नहीं हो रहा है तब जो है इनको यह हक होगा कि फिर वो इंक्रोचमेंट हटा सकते हैं। इसके अलावा कोर्ट ने ये कहा कि अगर पूरा प्लानिंग के हिसाब से भी वाइडनिंग का जो सिस्टम है कि इतना मीटर चौड़ा रोड होना चाहिए, अगर वो भी नहीं हो रहा है तब इनको किसी भी इंक्रोचर को या किसी भी ऐसे आदमी को जिसका मकान या जिसका दरवाजा उस वाइडनिंग में आ रहा है उसके लिए एक्वायर करने के लिए नोटिस देना पड़ेगा, यानी कि अब मुआवजा वगैरह भी साथ में आ जाएगा। तो बहरहाल जरा हम कंफ्यूज कर रहे हैं मेरे ख्याल से, जो हमने न्यूज़पेपर में, खासतौर से उर्दू न्यूज़पेपर में हमने जो पढ़ा है, बुलडोजर जस्टिस का खात्मा, बुलडोजर जस्टिस का अंत, 25 लाख रुपया का जुर्माना, तो इस चीज को थोड़ा सा मतलब कि थोड़ा सा क्या ज्यादा ही है, फर्क है इसमें। एक अलग बात है, ये अलग बात है कि किसी का सिर्फ और सिर्फ एफआईआर में नाम आ जाने से जाकर उनका घर गिरा देना, वो इससे ज्यादा डेंजरस है, इससे ज्यादा विदाउट ड्यू प्रोसेस है। लेकिन ये जो जजमेंट है वो रोड वाइडनिंग के मुताल्लिक है, न कि किसी मुलजिम के घर गिरा देने के ऊपर है। तो ये क्या कहते हैं, ये डिफरेंस हमारे सामने होना चाहिए। बस यही बात इस सिलसिले में आपसे करना। जी जावेद अहमद साहब, आपका भी घर गिराया गया है, तो आप इस बारे में जरा सा तफसील से बताइए। और ये जो फैसला आया है, क्या इसकी कुछ चीजें आपके मुकदमे को कुछ फायदा पहुंचा सकती हैं, क्या उसमें माविन हो सकती हैं? जी देखिए, सबसे पहले तो हमारा नाम जावेद मोहम्मद है। अहमद आप कह रहे हैं, कोई बात नहीं, अहमद मोहम्मद एक ही होता है, लेकिन करेक्शन कर लें, जावेद मोहम्मद है जी। दूसरी चीज ये कि जो अभी वकील साहब फरमा रहे थे, ये सही कह रहे हैं कि ये फैसला जो है रोड बाइंडिंग को लेकर है और 2019-20 का मामला है महाराजगंज का। लेकिन आप सोचिए, देखिए कि जो हमारा मकान डिमोलिश किया इन्होंने, वो भी इलीगली डिमोलिश किया और अनऑथराइज्ड वे से डिमोलिश किया इन्होंने। उसमें थोड़ा सा हम बताना चाहते हैं कि ये फ्राइडे को यहाँ पर लोगों ने एहतजाज रखा था निपुर शर्मा को लेकर, एक चौराहे पर जुमे की बाद, नमाज जुमे के बाद, और उसमें लोग शरीक हुए। वहाँ पुलिस ने कुछ लोगों पर लाठीचार्ज किया, कुछ नौजवान बच्चों ने एक चौराहे पर एक गली से उनके ऊपर ईंटें फेंके। ये छोटी सी घटना थी, उसको बहुत बड़ा करके दिखाया गया, बनाया गया, उसको बड़ा किया पुलिस ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने, क्योंकि वो मुसलमानों को परेशान करना चाहते थे खास करके, और इस मैटर को हाईलाइट करके एक मैसेज देना चाहते थे कि मुसलमान देखिए यहाँ भी पत्थरबाज हो गए हैं।
वो उसमें कामयाब रहे। और जहां तक हमारे मकान को गिराने का मसला रहा, तो आप सोचिए कि फ्राइडे की शाम को हमको मगरिब के वक्त बुलाया गया। हमारे पास बाकायदा 2 थाने के इंस्पेक्टर आए। हम नमाज पढ़ने मगरिबी घर से गए हुए थे और वापस जैसे ही आए देखा उनकी गाड़ी खड़ी थी। तो हम रुक गए कि हमारे दरवाजे पे क्यों खड़े हैं लोग। तो हमारे एक पड़ोसी का, अभी आप कुछ देर यहाँ रुक जाइए, चले जाएंगे तो आप चले जाइएगा। हमने कहा नहीं, हम जाकर देखें आखिर मामला क्या है। भाई मेरे दिल में कोई चोर नहीं था। मैं जुमे की नमाज अपने मोहल्ले में पढ़कर अपने घर पर दिन भर रहा, कहीं निकला ही नहीं। फिर जब उनसे मुलाकात की इंस्पेक्टर साहब, तो उन्होंने कहा साहब को एसपी साहब ने बुलाया है, जो मामला दोपहर में हुआ उसी सिलसिले में कुछ बात करना चाहते हैं, बहुत से लोगों को बुलाया जा रहा है बातचीत करने के लिए। तो हमने कहा आप फोन कर देते हम चले आते। तो बहरहाल इसके बाद हमने अपनी स्कूटी स्टार्ट करी, वो लोग रुके रहे बाहर। हमने कपड़ा चेंज किया घर के अंदर जाकर, और फिर हमने 1-2 लोगों को इत्तला करी कि हमको बुलाने आए थे, हम जा रहे हैं। और फिर बाहर आकर हमने उनसे कहा चलिए, तो उन्होंने कहा ये गाड़ी में बैठ जाइए। तो हमने कहा हम अभी गाड़ी से क्यों चलेंगे, हम अपनी स्कूटी से चल रहे हैं, अपनी गाड़ी से चलिए, क्योंकि हमको तो वापस आना पड़ेगा वहां से। तो उस पर वो तैयार हो गए कि हाँ हाँ आप चलिए गाड़ी से। हम स्कूटी से थाने पहुंचे तो वहाँ कोई था ही नहीं, कोई न एसपी थे न एसएसपी, कोई नहीं थे वहां पर। तो उसने कहा साहब पुलिस लाइन में है, आप गाड़ी यही खड़ी कर दीजिए, पुलिस लाइन चलिए। हम चले गए पुलिस लाइन। जब पुलिस लाइन पहुंचे वहां पर क्राइम ऑफिस में ले गए हमको, तो वहां देखा 30-35 लोग चौराहे से पकड़ के लाए गए हैं, उसी इलाके से, शाम को असर मगरिब और इशा के दरमियान। और सब बैठे हैं वहां पर, हमको भी रोक लिया, डिटेन किया उन्होंने। अब आप सोचिए कि उनको जब हम उनके दिल में क्या था अल्लाह बेहतर जानता है। हमारे लिए गलत रहा हो तभी हमको बुलाया गया, फिर डिटेन किया। जब हम डिटेन वहां पर हो गए तो 11 बजे रात में मजीद हमारे वाइफ को, हमारी बेटी को पुलिस ले गई आकर, महिला थाने में डिटेन किया उन लोगों को। तो जब जिसको आप कॉन्स्पिरेटर बनाना चाहते थे या मान रहे थे या बनाया, डिक्लेयर किया आप लोगों ने, वो तो मौजूद था वहां पर। तो उसकी वाइफ, उसकी बेटी से क्या मत कसूर था उसमें, उसको क्यों डिटेन किया आपने फ्राइडे से सैटरडे संडे तक। बहरहाल हम वहां डिटेन रहे। फिर सैटरडे को हमको उन्होंने शाम को जेल भेज दिया 65 लोगों के साथ। हम जेल चले गए। जब जेल में जाकर सुबह अखबार पढ़ा तो मालूम साहब के जावेद मोहम्मद पंप कॉन्स्पिरेटर इस मामले के हैं, और डीजीपी का बयान, यूपी डीजीपी का बयान था कि ऐसे लोगों मकान तोड़े जाएंगे, डिमोलिश किए जाएंगे जिन्होंने षड्यंत्र रचा इस तरह का। तो हमें हंसी आई कि साहब मैं कॉन्स्पिरेटर हूँ। और उसके बाद फिर ये आया कि ये सब कह रहे हैं मकान तोड़ने के लिए। तो हमने कहा मकान तोड़ने के लिए गुस्से में कह दिया होगा, मकान थोड़ी तोड़ेंगे, कोई हम क्रिमिनल कभी रहे नहीं, कभी कोई मुकदमा नहीं रहा हमारे ऊपर किसी तरह का। 56 ईयर हमारी उम्र हो चुकी थी उस वक्त तक। बहरहाल आजकल जेलों में हर जगह टीवी होता है, न्यूज और इंटरटेनमेंट करने के लिए। 11 बजे वहां लोगों ने लगाया तो देखा था न्यूज चैनल पर कि वहां फोर्सेस इकट्ठा हो रही हैं, और बहुत तादाद में फोर्स दिखी हमको। और फिर 12 बजे के आसपास उन्होंने कार्रवाई शुरू कर दी। अब आप सोचिए, वाइफ को, बेटी को फ्राइडे को इन्होंने डिटेन कर लिया महिला थाने में। हम ऑलरेडी पहले से जा चुके थे बुलाने पर, और हमको भेज दिया नैनी सेंट्रल जेल। और उसके बाद इन्होंने मकान डिमोलिश किया, ना कोई नोटिस दी, ना कुछ बताया। हाँ, संडे के दिन सुबह 8 बजे थाने में हमारी वाइफ से कहा गया कि आज तुम्हारा मकान तोड़ा जाएगा, तुम्हारे मकान के में जो अगर कोई लोग कुछ हों वहां पर रह रहे हैं लोग अगल बगल, तो उनसे कह दो सामान खाली कर दे। तो इन्होंने कहा हम किससे कहेंगे, हमारे पास कोई फोन नंबर किसी का नहीं है, फोन आप ले रखा है अपने पास। तो ये हालत थी। और फिर 9:30 बजे सैटरडे को जब हाई कोर्ट के कुछ एडवोकेट्स हमारे साथी थे, वो गए, 1-2 रिश्तेदार गए वहां पर पता करने क्यों इनको डिटेन किया जा रहा है, और कुछ कहा सुनी हुई। तो उसके बावजूद फिर उन्होंने संडे के दिन 11 बजे उन्होंने डिमोलिशिंग करना शुरू किया है मकान को, और 9 बजे वाइफ को और बेटी को रिलीज किया, और ये कह कर के वहां नहीं जाना है जहां मकान तोड़ा जा रहा है, क्योंकि एक रिश्तेदार के घर लाकर उतार दिया, उनकी फोटो खींच दिया, साहब हमने आपको छोड़ दिया। तो आप सोचिए कितना इलीगल काम इलाहाबाद एडमिनिस्ट्रेशन ने किया, किसके कहने पर किया, स्टेट के कहने पर किया या किसके कहने पर किया। और नोटिस रात में सैटरडे को 11 बजे रात में चोरी से चिपकाई गई हमारे दरवाजे पर, जबकि हमारी वाइफ, हमारी बेटी आपके पास थाने में मौजूद है, उसको नोटिस नहीं दिया इन्होंने। और जब मकान तोड़ लिया 2 दिन बाद दहशत लोगों में इतनी थी, कोई जा नहीं रहा था, सारा सामान वहां पड़ा रहा, लुट गया, कुछ चोरी हो गया, कुछ दब गया। उसके बाद 2 दिन बाद वाइफ, जो औरत घर की हाउस वाइफ रही हो,
और जो बच्ची ग्रेजुएशन में पढ़ रही हो उसको 36 घंटा आपने थाने में डिटेन किया, तो वो लोग डर के मारे 2 दिन अपना घर देखने नहीं गए कि तोड़ने के बाद चले गए, पुलिस वाले जाकर देखें वहां पर क्या हो रहा है। अब आप सोचिए कि ना नोटिस हाथ में जी दिया, आपके पास हमारे घर के लोग मौजूद थे, आपने उनको नोटिस रिसीव नहीं कराया वहां पर और न बताया। जावेद और मोहम्मद साहब, मैं मकान, आता हूँ आपके पास, मैं आपके पास आता हूँ। हम जी जी प्रदीप माथुर साहब से एक इस पर टिप्पणी ले लेते हैं। प्रदीप माथुर साहब, ये जो इस तरह से मान लीजिए किसी का गुनाह भी है, तो क्या अदालत और दूसरी संस्थाएं ऐसी नहीं है जिनके जरिए उसका गुनाह साबित हो? और गुनाहगार का घर तोड़ने का क्या मतलब है? और उस वक्त जबकि कमजोर तबका, मुसलमान, आदिवासी, दलित या अपोजिशन के लोग, उनको निशाना बनाया जा रहा है। इस बारे में आप क्या कहते हैं? ये किस तरह की सियासत है? अनम्यूट कर लिए सर, अनम्यूट अनम्यूट। मैं कह रहा था कि इस बारे में क्या कहा जा सकता है, ये कोई कहने लायक बात तो है नहीं। ये तो पूरी बात ये है कि जो इनका सोच है, इनके हाथ में पावर है, उससे एक बड़ा एक खास तरह का फासिस्ट तानाशाही अप्रोच है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इस बातों की हम लोग टेक्निकलिटीज में ना जाए कि क्या हुआ, कब गए, कोर्ट में गए, क्या गए, इसको समझे। ये एक सिचुएशन है जो कि which has to be met not technology, not by law, but which has to be met by people's power। देखिए इस बात को समझिए, ये पूरी चीज जो ऐसी नहीं है जिसको कि आप तकनीकी उससे कर लेंगे, अरे ये तो हुआ, ये हुआ, फलाना हुआ, इस कागज पे ये लिखा था, ये धारा ऐसे है, ये है, उससे कुछ नहीं बनने वाला है। आपको इसके खिलाफ सड़कों पर उतर के मास प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो पूरी क्या के धांधली की बात है। मतलब तो ये तो ब्रूट पावर है ना, इसका कोई लॉजिक थोड़ी है इस बात का। वो तो कोई ना कोई बहाना निकाल लेते हैं, किसी के आगे सड़क खाली है, किसी के कुछ और किया, कोई कहीं का है, कोई घुसपैठिया है, कोई कुछ है, कोई विरोधी है, किसी ने कोई साजिश करी है, ये सब बातें हैं। लेकिन बेसिक तो बात ये है कि इट इज ए पॉलिटिकल एक्शन व्हिच हैज टू बी मेट पॉलिटिकली, और वो अभी तक हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। जब तक कि आवाम खड़ा नहीं होगा इस बात के लिए, किसी के साथ भी के जहाँ नाइंसाफी हो रही है, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। लीगल लड़ाई लड़ते रहिए, सब कुछ करते रहिए, लेकिन जरूरी है मास मोबिलाइजेशन और आवाम का खड़ा होना है इस जाति के खिलाफ। मैं बड़ा जी फिरोज गाजी साहब, ये जो इस तरह की सिचुएशन है, जिस तरह कपड़े देख करके, नाम देख करके और इलाका देख करके कार्रवाइयां हो रही हैं, इसमें लॉ क्या कहता है, हमारा कानून क्या कहता है, कानून से किस तरह मदद ली जा सकती है? कानून तो देखिए, करता है। कानून तो बिल्कुल क्लियर है, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, पहली बात। दूसरी बात, कानून का एक जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसी पर फिर हमारा लॉ भी बना है कि किसी भी इंसान के प्राइवेट चीजों को, प्राइवेट लाइफ को, या किसी भी इंसान के फ्रीडम को करटेल नहीं किया जा सकता है विदाउट अडॉप्टिंग ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो लोग किसी भी केस में एफआईआर में नाम हो गया, या ग्लोबल मैपिंग से उनकी तस्वीर देख ली कि ये भी जुलूस में थे, अब उनका मुलजिम बना दिया गया, तो क्या मुलजिम बना देने का मतलब ये होता है कि जाकर उसका घर तोड़ दें? घर तो उसका भी तोड़ा जा रहा है, कि बता रहा हूं ना कि एक सपोज के लिए कोई भी उस घर में रह रहा है, वो मकान पता चला कि मिस्टर ए का है, अब वो अपने खानदान के साथ रह रहे हैं। अगर मिस्टर बी का उनका लड़का है, वो भी उस घर में रह रहा है, या बी मुलजिम है जो कि उस मकान का मालिक नहीं है, उसको भी तोड़ दिया जा रहा है। तो ये जैसा कि इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने रोड वाइडनिंग के मसले में कहा कि ये लॉलेसनेस है और हाई हैंडेडनेस है, तो यहां पर तो कंप्लीट हाई हैंडेडनेस है, और एक कम्युनिटी को खास तौर से, या कमजोर तबके को, या अपोजिशन को बगैर कोई ड्यू प्रोसेस फॉलो किए हुए उसके घर को गिरा देना, यह अपने आप में बहुत बड़ा हाई हैंडेडनेस है, इलीगल है। और जहां तक कानून ये कहता है कि कानूनी चाराजोई पे विद इन द पार्ट ऑफ सिस्टम रह के इस चीज को लड़ाई लड़ी जा सकती है, और इंशाल्लाह अगर कायदे से लड़ी जाएगी तो जजमेंट भी हमारे यानी कि विक्टिम के फेवर में आएगा। वहां हमें कंप्लीट हम विक्टिम है इस सिचुएशन में, जिनका भी घर गिराया जा रहा है। अच्छा सवाल थे, अगर कोई नहीं भी रहता है, सपोज कि हम मर्डर केस में हमारा इन्वॉल्वमेंट है, या एनआईए में हमारा इन्वॉल्वमेंट है, या अनलॉफुल असेंबली में हमारा इन्वॉल्वमेंट में है, तब भी कानून ये कहता है
कि आप हमारे खिलाफ वारंट इशू करें। अगर वारंट इशू करने पर हम नहीं आ रहे हैं तो कुर्की जब्ती का प्रोसीजर आप अपनाएं। अगर उसके बाद भी हम नहीं आ रहे हैं तो आप हमें जो है प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर कर दें, ताकि कोई भी एक इंसान भी हमें पकड़कर कोर्ट में ला सकता है। ये चीज कि किसी को गिल्टी मान लेना, क्योंकि कानून तो ये कहता है ना कि उस वक्त तक कोई गिल्टी नहीं माना जाएगा, जिम्मेदार किसी भी ऑफेंस के मुतालिक नहीं माना जाएगा, जब तक कि ड्यू प्रोसेस फॉलो करके कोर्ट उसे कन्विक्ट नहीं कर दे रही है। तो यहां तो पता ये चला कि सिर्फ नाम आ गया, वो भी एडमिनिस्ट्रेशन ने गलत नाम ले लिया, तो पता ये चला कि साहब आप हमारा, इससे पहले कि हम अरेस्ट हो, हमें जो है मौका मिले, अपनी सफाई देने का मौका मिले, आप उससे पहले हमारा घर ही गिरा दी। तो भाई ये घर गिरा देना तो अपने आप में बहुत बड़ा पनिशमेंट है, क्योंकि किसी भी ऑफेंस में आप देखिए क्या लिखा रहता है कि इफ वन हैज कमिटेड द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट और सो एंड सो, he will have to undergo punishment for 3 years or 6 years or 10 years along with fine। अब वो फाइन भी किसी भी हालात में मतलब कि लाख नहीं पहुंचता है। लेकिन यहां पता चला कि हमारे करोड़ों का, अभी हमने देखा मध्य प्रदेश वगैरह मसले में, ये करोड़ों का आपने घर गिरा दिया सिर्फ इसलिए कि मैं किसी केस में हमें आपने मुलजिम कर दिया है, बना दिया है। तो ये तो सरासर ऐसा ज्यादती हो रहा है कि आप यकीन मानिए कि दुनिया में कहीं नहीं हो रहा है, एक दो स्टेट को छोड़कर। अभी जो हिंदुस्तान में खासतौर से मुस्लिम माइनॉरिटी के साथ हो रहा है, ये अपने आप में बहुत ज्यादती हो रही है। लेकिन इसको भी फाइट करने का तरीका हमें कोशिश ये करना चाहिए कि विद इन सिस्टम रहकर किस तरह से इस चीज को लड़े और किस तरह से अपने हक को वसूल करें। जहां तक बात हमारे दोस्त माथुर साहब का है, इन्होंने कहा कि हमें रोड पे आना चाहिए। भाई ये सब रोड पर आने ही की तो सजा दी जा रही है। ये जितनी सजाएं दी जा रही हैं कि पता चला कि हम रोड पर जा रहे हैं एजिटेशन करने के लिए, एजिटेट करने के लिए, कौन कहां से पत्थर मार दिया और पता चला कि साहब पत्थरबाजी हो गई। अच्छा, ये बार बार ये बात देखी गई है कि अगर माइनॉरिटीज का कोई जुलूस जा रहा है तो कई बार पकड़ में आए हैं कि जो मुसलमानों का मुखालिफ ग्रुप है, बल्कि उनका पूरा पॉलिटिकल कैरियर ही मुसलमानों के मुखालिफत पर जा रही है, उन लोगों की तरफ से छिप कर पत्थर फेंका जाता है। दूसरी बात यह कि हमारे घर के सामने आकर कोई नारा लगाए, हमारा दरवाजा तोड़े, हमारे छत पर चढ़ने की कोशिश करे, और अगर हम अपने नीचे आने के पोजीशन में इसलिए नहीं है कि वहां पर हजारों आदमी हैं, हम 5 आदमी अपने घर से बाहर आकर कैसे अपने को डिफेंड करें। अगर हम छत पे चले जा रहे हैं तो क्या हमें यह हक नहीं है कि हमारे घर के ऊपर जो लोग हमला कर रहे हैं सेल्फ डिफेंस में, हम अपना पत्थर चला सके। जो पत्थरबाज कह रहे हैं, अगर मैं कम हूं, हमारी तादाद पूरी, यहां पर सपोज के लिए कि हम एक घर में 7 आदमी रहने वाले हैं, हमारे घर के अगल बगल 200 आदमी आकर घेर लिए हैं, हमारा घर तोड़ रहे हैं, किसी तरह से अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या कानून हमें यह हक नहीं देता है कि हम अपने को बचाते हुए छत पे चढ़ के उस आक्रमण को दूर करने के लिए, उस आक्रमण से अपने को बचने के लिए क्या हम पत्थर नहीं चला सकते हैं? पत्थर ही नहीं, गोली चलाना भी राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस में आता है कि अगर किसी से हमारे जान को, हमारे आबरू को खतरा है, हमको गन भी इसीलिए दिया जाता है, रिवॉल्वर भी इसीलिए लाइसेंस इशू होता है जब हम ये शो करते हैं कि हमारे जान को, हमारे माल को खतरा है। तो जब हमारे माल को, हमारे जान को खतरा है, 200, 400, 500 लोगों ने हमारे घर को घेर रखा है, घर के अंदर इंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हर हिंदुस्तानी शहरी को यह हक पहुंचता है कि उस वक्त तक राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस का इस्तेमाल कर सकता है जब तक कि आक्रमणकारी आक्रमण करने से बाज न आ जाए, यानी वहां से भाग न जाए। तो अब तक जो भी बहस हो रही है हमारी मास मीडिया पे, हमारे क्या कहते हैं टीवी पे, वो सब गलत हो रहा है। एक हिंदुस्तानी शहरी को यह हक है कि अपनी जान और अपने माल को रक्षा के लिए, बल्कि एक प्रोविजन यह है कि व्हेन राइट टू सेल्फ डिफेंस एक्सटेंड टू द एक्सटेंट ऑफ टेकिंग लाइफ ऑफ अदर्स, यानी कि वहां तक भी एक्सटेंड हो सकता है कि आप अपने घर, अपने जान की हिफाजत करने के लिए अगर आपके इस इक़दाम से अगर किसी की जान भी चली जा रही है, तब भी आपको राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस का बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अभी तक जो भी कुछ हो रहा है वो गलत हो रहा है। और माथुर साहब, हमारी गुजारिश ये है कि अगर हम रोड पर आ रहे हैं
तो हमें ये सजा दे दी जा रही है। आप देखिए किसी भी मसले में उठा लीजिए पिछले 6, लेकिन आपने सही कहा कि हमें डिस्करेज नहीं होना चाहिए। हमारे मसले का हल यही है कि हम अपने चीजों को कानून के दायरे में रहकर, जो कानून हमें इजाजत देता है कि हम एजिटेट कर सकते हैं, हमें एजिटेट करना चाहिए। फर्क यह है कि हमें एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। सिर्फ यही नहीं कि हमारा जब जुलूस जाए 1000, 2000 या 50,000 मुसलमान इकट्ठा हो जाएं रोड पे, तो हमें सिर्फ यही नहीं ख्याल करना है कि कोई कानून हम अपने हाथ में न लें, बल्कि हमें यह भी गार्ड रखना है कि कोई दूसरा मिसचीफ ना करे, हमारे जुलूस में मिलके वो इंस्टिगेट ना करे, वो पुलिस पर हमारे जुलूस में मिलकर सर के ऊपर टोपी रखकर पुलिस पर पत्थर न मारे। हमें इतना प्रिकॉशन लेके अपना एजिटेशन रोड पे लाना होगा, और इस एजिटेशन और कानूनी नुक्ते नजर जब दोनों हम लेके चलेंगे, तभी हम एक शहरी के नाते अपने हकूक को बचाने में कामयाब होंगे। थैंक यू वेरी मच। सलीम साहब, मैं आपसे आखिरी टिप्पणी लूंगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2020 तक हर ऐसे शख्स को छत देने का वादा किया था जिसके सर पर छत नहीं है, लेकिन इस बिल्डोजर के जरिए जो एक डेटा आया है कि 7 लाख लोग बेघर हो गए। ये कहाँ का जस्टिस है कि एक तरफ आप घर देने की बात करते हैं और दूसरी तरफ लोगों के सर से छत छीनने की कोशिश करते हैं। आप क्या कहते हैं? आपकी आखिरी टिप्पणी। एक मिनट हमारी सुन लें, फिर आप सलीम साहब से टिप्पणी ले लें लास्ट में। 1 मिनट का मौका दे दें हमको। जी बताइए। हम ये बताना चाह रहे हैं कि बात हमारी छूट गई थी, हमारी बात छूट गई थी। वो मकान जो था हमारे नाम था भी नहीं, वो मकान तो हमारी वाइफ के नाम था, और नोटिस उन्होंने हमारे नाम से चिपकाई ले जाकर वहां पर। और एक बात बता दें इसी उसमें संदर्भ में कि उसका 2 साल हो गया इलाहाबाद हाई कोर्ट में पिटिशन दायर करी गई इस इलीगल डिमोलिशिंग के लिए, कि डिमोलिशिंग इन्होंने इलीगल किया है, कंपनसेशन के लिए ग्राउंड्स बनाकर वकील साहब ने दायर किया। आज 2 साल हो गया, आज तक बहस नहीं होने दिया स्टेट गवर्नमेंट ने। सिर्फ इसमें काउंटर रिज्वाइंडर हुआ है 2 साल में, शुरू में। उसके बाद डेट लगती, कोई आता नहीं जाता नहीं। अभी हमने सुप्रीम कोर्ट में जो रिजर्व हुआ है ऑर्डर डिमोलिशिंग को लेकर, उसमें इंटरवीन किया है हमने। तो अब देखिए सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर रिजर्व है, और सुप्रीम कोर्ट ने जो बंदिश लगाई है उसके मुताबिक ये बहराइच पे नहीं तोड़ पाए, वरना बहराइच पे तोड़ दिए होते। सुप्रीम कोर्ट ने 3 बिंदु उठाए उसमें, आप सबको मालूम होगा। इसमें वो 3 बिंदु में एक तो ये उन्होंने कहा कि रात में आप एफआईआर करते हैं, सुबह मकान तोड़ देते हैं, और जिस धारा में एफआईआर कर रहे हैं उसकी सजा भोगेगा, मकान क्यों तोड़ेंगे आप, रोक लगाइए। अब उम्मीद ये सुप्रीम कोर्ट से की जा सकती है कि हमारे पास कानूनी लड़ाई लड़ने के अलावा कोई रास्ता है ही नहीं। हम सड़क पर आएंगे तो वही हाल होगा जो हुआ है हमारे साथ, वही दूसरों के साथ हो जाएगा। तो कानून का ही सहारा लेना है, कानून को ही मजबूती से लेकर लड़ना है। इतनी बात जो बतानी थी हमको वो हमने आपको बताई। अब आप उनसे टिप्पणी ले लें। मेरी राय यह है गजाली साहब के प्रोग्राम थोड़ा सा बढ़ाया जाए, और बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको थोड़ा सा जल्दी करने की, जल्दी खत्म ना करें। मैं इंटरव्यू करके एक बात कहना चाहता हूँ। मैंने कभी ये नहीं कहा कि मुसलमान सड़कों पर उतरे, मैंने कहा आवाम सड़कों पर उतरेगी। सारी दिक्कत ये है, और फासिज्म की सबसे बड़ी ताकत ही ये है कि वो दुओं को बांट करके देखता है। मतलब मैंने आपसे कहा कि देश में जो ट्रेंड आ रहा है वेजिटेरियनिज्म का आ रहा है, उसके खिलाफ सबको लड़ना पड़ेगा। आपको मैं बताऊं, मैं तो मुसलमान नहीं हूं, मैं हिंदू और ऊंची जात का हिंदू, लेकिन मैं जर्नलिस्ट हूं। आज मैं भी लिखते वक्त अपने को इतना इनसिक्योर महसूस करता हूं जितना कि कोई कभी मैंने जिंदगी में कभी नहीं किया। मतलब कि पता नहीं क्या हो जाए, किस बात पे मुझसे कहते हैं कि साहब आपने ये लिखा, ये तो सरकार के खिलाफ था, ये देशद्रोह था, और आप तो एफआईआर आपके खिलाफ है और आप थाने चलिए। तो इस उम्र में मैं कहाँ जाऊंगा। मतलब सवाल इसका है ही नहीं हिंदू मुसलमान का, सवाल ये है कि आपको जब जाति के खिलाफ लड़ेंगे तो आपको सबको एक साथ लड़ना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं कि ये मुसलमान का घर गिरता है तो मुसलमान का नहीं, कि एक हिंदुस्तानी आदमी का घर गिरता है और हर एक उसके लिए खड़ा होना पड़ेगा। दिक्कत क्या हुई है कि जैसे जैसे हमारे यहाँ जो है क्या करना चाहिए, सोशलिज्म को, कम्युनिज्म को, ट्रेड यूनियनिज्म को, स्टूडेंट पॉलिटिक्स को भुलाया गया, उस तरह हम लोग थोड़े थोड़े बच गए, इदारों में बढ़ गए। मतलब हर आदमी अपने बारे में सोच रहा है। जब तक आप सोचते रहेंगे तो आपका सबका नुकसान होगा। जब तक कि हम एक पूरी कॉन्शियसनेस ही लाते हैं कि एक तरफ ऑपरेसर है, एक तरफ ऑपरेस्ड है। ऑपरेस किसी भी जात का हो सकता है, किसी धर्म का हो सकता है, किसी तबके का हो सकता है, उसके साथ वो सब लोग जा सकते हैं जिनके पास एक सेंसिटिविटी है ये समझने के लिए कुछ जाति हो रही है। जब तक सब लोग एक साथ नहीं खड़े होंगे और वो आकर के एक पूरा आवाम नहीं खड़ा होगा, सोशल मूवमेंट नहीं खड़ा होगा, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। ये कानूनी पेचीदगी आपको बहुत दूर नहीं ले जाएंगी,
कानून कब कहता है कि आप घर किसी का तोड़िए, ये सब करिए, सबका काम गैर कानूनी हो रहा है, मतलब सारा काम कानून को वो करके क्या कहना चाहिए, मैनिपुलेट करके हो रहा है। आप एक चीफ मिनिस्टर को जेल में डाल देते हैं, वो 4 महीने बाद पता लगता है कि कोई इसके खिलाफ चार्ज ही नहीं है। मतलब एक मुसलमान का घर तोड़ना तो बहुत छोटी सी बात है इसके बारे में। एक पूरे स्टेट का चीफ मिनिस्टर जेल में जाता है, 4 महीने बाद कहते हैं साहब इसके खिलाफ कोई जुर्मी करने का हुआ, ये सब है। तो ये जाति और इसके खिलाफ जो है पूरा एक हमें जनमत जगाना पड़ेगा, ये मेरा मतलब है। इसमें एक जात का, एक लोगों का, एक खास तबके के लोगों की जरूरत नहीं है। और उसके लिए हमको सबको जो है इसके लिए काम करना पड़ेगा, और आपसी जो वो दिक्कत है उसे ऊपर उठ करके काम करना पड़ेगा, ऊपर उठ के सोचना पड़ेगा। जी बिल्कुल माथुर साहब, आपने सही फरमाया। अगर मिलकर के स्वतंत्रता का आंदोलन न चलाया होता तो देश स्वतंत्र नहीं होता। बिल्कुल आपने सही फरमाया। जी सलीम साहब, आपकी आखिरी टिप्पणी। मैं, वक्त ज्यादा हो गया है तो सिर्फ 2 बात कहना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि बुलडोजर जस्टिस की टर्मिनोलॉजी गलत है। बुलडोजर से कोई जस्टिस नहीं होता, बुलडोजर से इनजस्टिस होता है। तो इसको हमको ये कहना चाहिए कि ये बुलडोजर इनजस्टिस है। दूसरी बात ये है कि ये जो राजनीति जिसके बारे में माथुर साहब कह रहे थे, उसमें ये किया जाता है कि लोगों को एक दूसरे का दुश्मन बना करके पेश किया जाता है, और एक तबके पे जुल्म किया जाता है, और उससे दूसरे को खुश करके, उसका अपीसमेंट करके उसका वोट लिया जाता है। अब अगर ये जो भेदभाव है ये खत्म हो जाए, लोग जो है वो किसी को अपना दुश्मन इस बुनियाद पे नहीं समझें कि वो अलग धर्म का मानने वाला है, वो अलग जाति का मानने वाला है, वो अलग क्षेत्र का रहने वाला है। तो फिर ये जो एक्सप्लॉइटेशन है कि एक तबके को डिमोनाइज करके, उस पे जुल्म करके, बाकी लोगों को खुश करके बेवकूफ बनाया जाएगा, उनका समर्थन लिया जाएगा, ये पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगी। और इसके लिए जरूरी है कि हर जुल्म के खिलाफ सब लोग मिलके जो है वो संघर्ष करें, और इसमें पहल उन लोगों को करनी चाहिए जिस पे जुल्म नहीं होता। जैसे मिसाल के तौर पर मणिपुर में जो मामला हुआ, तो मुसलमानों को उसके खिलाफ बढ़ चढ़ के एहतजाज करना चाहिए, एजिटेशन करना चाहिए, इसलिए कि मुसलमान जानते हैं कि भाई जब अत्याचार होता है तो क्या होता है। इसी तरह से अगर कहीं बौद्धों पे हो, कहीं जैनियों पे हो, कहीं ब्राह्मण पे हो, कहीं क्षत्रिय पे हो, जिस किसी के ऊपर भी अन्याय हो, उसके खिलाफ सारे समाज के लोगों को एकजुट होकर के अपनी आवाज बुलंद करना पड़ेगा। अगर ये सिचुएशन बनेगी तो ये जो फैसिज्म का फॉर्मूला है कि एक तबके को डेमोनाइज करके, उससे डरा के बाकी सब लोगों का समर्थन लिया जाए, वो अपने आप बहुत बढ़ जाएगा। जी, सबको मिलकर के इनजस्टिस के खिलाफ लड़ना पड़ेगा, तभी इनजस्टिस खत्म होगा। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में भाग लेने के लिए। अगर हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया आपका भी। अस्सलाम वालेकुम।